नमस्कार साथियों, जोश नीट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक के सीरीज में इसका टैगलाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो भी एस्पिरेंट 10 इयर्स के पीवाईक्यू को अगर मेरे साथ कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका मतलब जेआरएफ जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा उसका जेआरएफ तो नहीं छूटने वाला है। और जो भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो उसका 1 टाइम में नेट क्वालिफाई हो सकता है, इसकी गारंटी है। तो इसी सीरीज में मतलब मेरे द्वारा जो है जून 2025 के पेपर को, दिसंबर 2024 के पेपर को और जून 2024 के पेपर को कंप्लीट एनालिसिस इसी जोश नीट जेआरएफ के बैच पे कंप्लीट कराया जा गया है। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे भी देखेंगे। फिर देन आफ्टर दिसंबर जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 1 वीडियो 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया गया है और 3 वीडियो में आज हम लोग देखेंगे और उसके डिटेल एनालिसिस को भी करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्या है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का 91 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संघ की राजभाषा के बारे में पूछ रहा है। ये पीवाईक्यू है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है और इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें से आपको ये 5 दिया हुआ है ऑप्शन और इसमें से आपको सही आंसर निकालना है। तो पढ़ लेते हैं पहले कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तो ये अनुच्छेद जैसा कि हमें जानकारी है, हमने संविधान में भी पढ़ा है, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आर्टिकल 351 नहीं बल्कि अनुच्छेद 343 है। ये आप लोग ध्यान पे रखें, यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछ चुकी है आयोग। तो अगर ए कट गया तो देखिए कि आपका आंसर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सही कह रहा है पूछने के लिए। तो 2 ऑप्शन हो गया, या तो 1 होगा या तो 4 होगा। तो आप देख लेते हैं। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ, ये सही है। बी सही है और ए गलत है। तो ये तो हो गया, बी इसमें भी है और इसमें भी है। और देख लेते हैं 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी थे। जैसा कि जब साथियों 1949 का जो ईयर है, वर्ष है, इसमें सी राजगोपालाचारी नहीं राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये ध्यान पे आप रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो सी कट गया, सी इसमें है कट गया, यानी कि आपका आंसर बी डी ई एक आंसर होगा 91 का 1। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बी डी ई यानी कि बी आपका सही है। डी विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया, ये भी सही है। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स मेरे साथ बनाते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, साधारणीकरण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन के। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें जो स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको सही पूछ रहा है कि गलत जानकारी मांग कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन विद्यार्थी अक्सर कर लेते हैं एग्जाम हॉल में। तो अब चलते हैं साधारणीकरण के बारे में आयोग ने क्या आंसर लिया है और क्या होनी चाहिए। हम लोग अब इस पर एक एक ऑप्शन पर गौर फरमाएंगे। तो 92 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया। पहले हम आपको आयोग के आंसर को पहले बता देते कि क्या क्या आयोग ने आंसर लिया, यानी कि बी, डी और ई। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावोक्त व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामता आलम्बनत्व धर्म का सामान्यीकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है, ये भी सही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलम्बन सीता का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है, ये भी सही है।
तो ये तीनों फैक्ट हमारा सही है। और गलत वाले फैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। ये गलत है, यहाँ से ये लाइन गलत दिया हुआ है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य नाटक गत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। ये भी गलत है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गलत के कारण क्या क्या है। और यहाँ पे जो है असाधारण रूप से ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्ति से युक्त होता है, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 क्वेश्चन आज का। 93 क्वेश्चन भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। आपको सत्य का 5 ऑप्शन दिए, आपको सत्य कथन चुनना है। तो आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही कथन है। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नई चाल में ढली, ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। साथियों, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या नाम न होकर के यहाँ पे दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती। ये आप लोग ध्यान पे, बहुत ही सिंपल फैक्ट है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो ये फैक्ट आपका कट गया, बी कट गया। तो कौन कौन आंसर हो सकता है, यानी कि आपका आंसर यही दोनों में से डी और ई होगा। भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशनार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सही है। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेशी वस्तु परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। बिल्कुल ये लाइन ऐसा उन्होंने कहा है कि अपने देश में अपनी भाषा का उन्नति करो। उन्होंने परदेशी वस्तु और भाषा को बिल्कुल वो अच्छा नहीं मानते थे। तो डी और ई होगा। और देख लिए कि ए भी होगा। और ये सी जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। अब देखते हैं कि ये लाइन जो भारतेंदु आनंद रघुनंदन जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का न होकर के ये विश्वनाथ सिंह का है, ये आप लोग ध्यान पे रखें, विश्वनाथ सिंह। ये फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो कभी भी आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। तो विश्वनाथ सिंह, अगर सी नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि एक ए डी ई आपका सही है। जो 93 का जो आंसर है वो एक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 94 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन जब आज हम पढ़ रहे हैं तो एक बात हमें सूचना आप लोगों को देनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हमारी टीम के द्वारा बहुत लाइन टू लाइन एकदम बताया जा रहा है। इसका शॉर्ट नोट्स बनवाया जा रहा है। और बिल्कुल जिन साथियों के पास अगर ये बुक ना भी हो तो वो भी इस मेरे जोश नेट JRF के प्लेलिस्ट पे जाएंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे। आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और इसका शॉर्ट नोट्स भी बताया जा रहा है। तो आप चलते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि ये पुस्तक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी के लिए जो JRF नेट करना चाहते हैं। तो यहाँ इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से तीन कहानियाँ देखिए मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ये अपने मतलब खुद के द्वारा लिखा गया कहानी को कैसे वो छोड़ सकते हैं। तो एक तो सी होगा, तो सी जिसमें होगा सी सभी में है, ये चीज़ देखिए। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, ये भी है। धुलाई वाली बंग महिला, ये भी है। तो ACE यानी कि 2 आंसर। डी इसमें नहीं होगा साथियों। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, ये नहीं होगा। तो एक ऑप्शन अगर आपको पता है कि नहीं होगा, एक ऑप्शन पता है कि अगर होगा, तो इससे आप आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ACE 94 का 2 आंसर आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। अभी रीतिबद्ध काव्य धारा से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, तो हम फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 95 का आयोग ने क्या आंसर दिया और क्या आंसर होना चाहिए ये भी हम लोग देखेंगे। 95 का आयोग ने जो आंसर लिया है वो 4 लिया है, यानी कि ACD सही है। भाषा ब्रिज भाषा रुचिर कहे सुमति सब काई, ये है। अंखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, ये भी है। बेंगी की बुरी गई पंखियाँ आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, ये भी सही है। हिल मिली, एक सेकंड साथियों, हिल मिली जाने तासो मिली के जनावे है, तो हित को न जाने ताको हितु न बिसाइए, ये गलत है। सो सुर साँच कहू नहीं छारत ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे, ये भी गलत है। यानी कि ACD सही है और बाकी जो 2 है वो गलत है। आप ये लोग थोड़ा या इसके साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन हमारा कह रहा है 96 भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आपको ये काव्य शास्त्र दे दिया, उसमें से कह रहा है कि जो भी सही है उसको आपको चुनने के लिए कह रहा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। पहले तो आयोग का आंसर जान लेते हैं। आयोग ने इसे आंसर को 3 माना है, 96 का 3। तो आप देख लेते हैं। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ये सही है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहता है, ये सही है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, ये भी सही है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहते हैं, ये गलत है। भट्टनायक के अनुसार विभादी और अस्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, ये गलत है। तो बिल्कुल हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से गलत है और कौन कौन से सही है। बिल्कुल इस तरह से 96 का जो है 3 आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 हमारा क्वेश्चन कह रहा है मिथक प्रतीक बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। सही कथन कह रहा है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। 97 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 1 लिया है, यानी कि ABD आंसर सही है और बाकी जो है गलत है। तो देख लेते हैं। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है, ये सही है। पढ़ने से भी लग रहा है कि बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा है आयोग, तो ये सही है। नगेंद्र लिखते हैं काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, ये भी सही है। प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाए। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतीक यहाँ पे प्रतीक नहीं होगा, यहाँ पे बिंब होगा और यहाँ पे बिंब के जगह पे होगा प्रतीक। यहाँ पे आयोग जो है रिवर्स कर दिया गया, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। इधर का इधर और इधर का इधर कर दिया है, ये इसमें गलत होने का यही तरीका। और सी जैसे ही आपका कट गया तो आपका एक ही आंसर बचता है। कि देखिए कैसे हम लोग मतलब क्वेश्चन को रिवर्स एनालिसिस करते हैं, इसी को डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन गलत हुआ ऑप्शन तो क्यों हुआ, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं डी। प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भाव को ऑपरेशन का माध्यम होता है, ये बिल्कुल सही है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है, यहाँ पे भी रिवर्स है।
ये भी लाइन गलत है। तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। बिल्कुल, आप उत्तर आधुनिकता के वाद के बारे में अगर थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, नॉर्मल भी सामान्य जानकारी भी, तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। सही उत्तर का इसमें कह रहा है चयन करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं कि 98 इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लायोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। हो सकता है कि सही हो। 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना गया। नहीं साथियों, 19वीं शताब्दी नहीं होगा, यहाँ पे 20वीं शताब्दी होगा, क्योंकि इसका टाइम जो है ये 1950 से मतलब टिल डेट तक है। तो 1950 अगर जैसे ही हो गया तो 19वीं कैसे हो गया, 20वीं हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। बी जैसे ही आपका गलत हो गया। देखिए ऑप्शन कैसे कैसे कट रहा है। अब 50-50 आप आ गए तो आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना सही बढ़ जाएगी। अब ए सही है जैसा कि हमने पढ़ा है, और तो लग रहा है कि ये नहीं होगा। तो अब ए होगा, तो इस हिसाब से आंसर मेरा 4 जा रहा है। अब देख लेते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। बिल्कुल सही है। टी.एस. इलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण। साथियों, द वेस्टलैंड से PYQ आयोग पूछ चुका। और द वेस्टलैंड जो है एक प्रकार की कविता है, ये भी आपको ध्यान पे रहना चाहिए। तो जब कविता है तो ये उत्तर आधुनिकतावाद का साहित्य कैसे हो जाएगा, ये एक प्रकार का कविता है। तो ये लाइन गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो देखिए आपका आंसर आ गया, यानी कि ACE सही है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणा की। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से द वेस्टलैंड से क्वेश्चन कभी भी आयोग पूछ सकता है। पूछा है कि द वेस्टलैंड किसकी कृति है, द T.S. इलियट की। ये ध्यान पे रखिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 क्वेश्चन आज का। 99 क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में शायद हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो इसके विषय में नहीं जानता होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये राजा राममोहन राय के मतलब विचार है ये। और राजा राममोहन राय एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम लोग जानते हैं उन्हें। और ये भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्हें बहुत बड़े पैमाने पे भारत में मतलब समाज के लिए इन्होंने काम किया, सुधार के लिए काम किया। तो जानते हैं ब्रह्म समाज का जो सबसे छोटा फैक्ट है वो बता रहे कि इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया है। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 दिया है। ये लाइन पहले ही लाइन में कट जाएगा। तो डी हटाइए, कहाँ पे आपका है। देखिए कि आपका ऑप्शन कैसे आ गया। जो ऑप्शन आपको सबसे इजी लगे सबसे पहले उसी पे काम कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप सीख लेते हैं हमसे तो आपका कम पढ़ करके भी आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। 1828 न कि 1882। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा। अब ये तो आंसर तो हमें पता हो गया, अब और इसके बारे में जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। ब्रह्म समाज की अंतःवस्तु मूलतः सामंतवाद उपनिवेशवाद का समर्थन। जैसे ही किसी ऑप्शन में मूलतः, केवल, नाम मात्र, अगर ये सब शब्द आए तो थोड़ा सा इस विषय पे आप सोच सकते हैं कि ये शब्द जनरली वैसे गलत ही होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये शब्द सब जो है जनरली गलत ही होता है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। बिल्कुल, जो भी समाज की बुराई है, जैसे सती प्रथा था, मूर्ति पूजा है, छुआछूत है, जाति प्रथा है, धार्मिक कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, और विधवा को विवाह करने मतलब विधवा को मतलब अपनी खुली ज़िंदगी, स्वतंत्रता पूर्वक ज़िंदगी नहीं जीने का बात हो, तो उस सबको कहीं ना कहीं जो सोशल रिफॉर्मर जो होते हैं उसका कहीं ना कहीं वो लोग विरोध करते हैं कि मतलब नहीं, ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, पुरुषों का और महिलाओं को बिल्कुल इक्वल मिलना चाहिए सब कुछ। तो इसमें ये कट्टर विरोधी, क्योंकि ये सब बुराई है समाज की। आज भी हमारे समाज में देखिएगा कि ये सब है, हालांकि बंद होने के बाद भी ये सब चीज़ है अभी भी हमारे समाज में। तो विरोधी है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए साथू कि आपको यहाँ पे नहीं पूछ रहा है,
ये चीज़ आप गौर किए कि क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आपने एक गलती किया है कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा है तब, जब हाँ पूछ रहा है तब तो आप ये वाला आंसर मारेंगे कि तो यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है, जब हाँ वाला यस वाला पूछे तब तो ये आंसर हो जाएगा ACE। और यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है तो आपका आंसर जो है ये ना हो करके ये हो जाएगा। जो जो गलत है वो वाला आंसर आपका होगा, यानी कि आपका आंसर जो है ये कट जाएगा, यानी डी जिस में है वो आंसर होगा। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, बिल्कुल करता था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो जो गलत वाला ही आपसे मांग कर रहा है, तो A और D, A D इस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर B होगा। और एग्ज़ाम में जो बच्चे गलती करते हैं इसी तरह टाइप का गलती करते हैं कि ब्रह्म समाज के बारे में देखें और उसको नहीं और गलत बिना देखे ही आंसर सही वाला लगा देते थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गलती करके आपको ये बताए हैं कि इस तरह का आपके द्वारा भी गलती ऐसा ना हो, समझे। तो ADE, डी भी गलत है, DE भी गलत है और A तो गलत है। या बाकी BC पढ़ लेते। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सिंह ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एकदम सही है। आदि ब्रह्म समाज जो था उसी के जब राजा राम मोहन राय के बाद जो थे ये दो पर्सनालिटी इस चीज़ को आगे बढ़ाए थे, तो ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 100 क्वेश्चन हमारा कह रहा है उर्वशी के स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र कौन सा है? उर्वशी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि उर्वशी का प्रकाशन वर्ष इसका 1961 है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये दिनकर जी की प्रमुख कृति है, या ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसका 5 अंक में बटा हुआ, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये एक काव्य नाटक है, ये तो आप लोग को भूलना ही नहीं है। और इसमें जो 2-3 फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से PYQ पूछा गया वो हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। इसमें शतपथ ब्राह्मण, महाभारत और लास्ट पौराणिक ग्रंथ से इसमें इसकी जानकारी मिलती है। ये भी आप लोग ध्यान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो ये ध्यान पे रखेंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र स्त्री है। एक सहजन्या है, चित्रलेखा है, निपुणिका है, और ये दिनकर जी के द्वारा हमारे यहाँ पे मतलब जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म पे आपको ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप जा कर के वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं उर्वशी के बारे में। तो और सुनंदा और स्वस्ति ये दोनों पात्र नहीं हैं। तो देखिए ADE यानी कि 3 आंसर होगा आपका, और आयोग ने भी इसी आंसर को वेरीफाइड किया है। तो 100 का 3, 100 का 3 ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना लें, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम अगर पूछा गया तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप पूछा हुआ क्वेश्चन से अगर आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। और हाँ, एक जानकारी और ये भी रख ले कि सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका, सहजन्या, चित्रलेखा, रंभा और मेनका ये सब अप्सराएं हैं, ये भी ध्यान पे आप रखेंगे। और निपुणिका जो थी वहाँ पे सखी है, तो ये ध्यान पे रखेंगे। ये सहजन्या और चित्रलेखा, रंभा, मेनका सब अप्सराएं हैं वहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 101 क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। यहाँ पे भी देखिए व्यक्ति का नाम पूछा है, और जानते हैं कि अंधेरे में जो कविता है, लंबी कविता है ये मुक्ति बोध की, अंधेरे में। और ये जो है चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964 में जो प्रकाशन हुआ था। इस काव्य संग्रह में संकलित है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।
चांद का मुटेरा 1964। और इसका जो विषय बनाया गया है वो मतलब आम आदमी जो आज़ादी का जो सपने लेकर के आम आदमी ज़िंदगी जी रहा था कि आज़ादी मिलने के बाद उसे बहुत कुछ मिल जाएगा, और जैसे भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, सबको समानता मिल जाएगी, ऐसा सपना जो देख रहा था आम व्यक्ति। और उसके बाद जब वो आज़ादी मिलने के बाद भी जब उसको वैसा कुछ नहीं मिला धरातल पे, तो उसका सपना जो है, आशा जो है बिल्कुल छिन भिन हो जाती है। उसको ध्यान में रख कर के मुक्ति बोध ने एक व्यक्ति के माध्यम से इस अंधेरे कविता का फैंटेसी शिल्प को लेते हुए एक अच्छी मतलब लंबी कविता का रचना किए हैं। तो आपको ये ध्यान पे रखना होगा। और इसका विषय ये है, और इसमें एक ही व्यक्ति का दो चरित्र है, एक मैं और वह व्यक्ति है, व्यक्ति में एक मैं है और दूसरा वह है, एक ही व्यक्ति का दो रूप है, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। और इसका साक्ष्य, और इसमें जो और अब ये देख लेते कि इस क्वेश्चन के मांग के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा। अब ये देख लेते हैं 101 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 3 लिया, यानी कि BDE, टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। तिलक और गांधी का तो जब आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट लगेगा कि तिलक गांधी का जिक्र आया है। और ये छठे खंड में ये आया है, छठे खंड में आया है। और ये टॉल्स्टॉय का जो जिक्र है वो तीसरे खंड में, ये भी ध्यान पे आप रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग पूछ सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 102 क्वेश्चन। तो चलते हैं अब हम लोग 102 क्वेश्चन की तरफ। 102 क्वेश्चन कर रहा है कि शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नाम उल्लेख है। देखिए व्यक्ति का पात्र में मतलब किन किन व्यक्तियों का उल्लेख है ये जरूर पूछा जा रहा है। तो शेखर एक जीवनी हम लोग जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं 102 का जो क्या आंसर होना चाहिए और क्या आयोग ने आंसर दिया ये भी देखेंगे। तो आयोग ने जो आंसर लिया है वो 1 लिया, यानी कि ACD। अब देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स का जिक्र है, नीत्शे का जिक्र है और त्रास्की का सिद्ध है। मतलब इसका रोजा लग्जम वर्ग का नहीं है और देकार्त का नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये फैक्चुअल है। तो थोड़ा सा आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। और शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1941, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे 1941। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103 क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन कह रहा है जिंदगी नामा उपन्यास के किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे गीत और कविता के बारे में पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिटेल मांग कर रहा है कि अगर आप उपन्यास पढ़े हैं तो बहुत डिटेल पढ़िएगा। इसलिए जोश नेट जारा पे आपको उपन्यास भी पढ़ाया जा रहा है, जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए और एंजॉय कीजिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सा 103 का आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 दिया, यानी ACE। और जानते हैं हम लोग कि जिंदगी नामा जो है वो कृष्णा सुप्ती का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, और ये 1979 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका विषय जो है वो डेरा जट्टा नामक गांव में 20वीं शताब्दी के आरंभिक घटनाक्रम को रखने का प्रयास किया गया है। मतलब ऐसे मोटा मोटी याद रखिएगा कि 20वीं शताब्दी का जो आरंभिक घटनाक्रम था डेरा जट्टा नामक गांव, ये भी ध्यान पे रखेंगे क्योंकि डेरा जट्टा नामक गांव आपको कभी भी पूछा जा सकता है। डेरा जट्टा नामक गांव, ये ध्यान पे रखेंगे। 1979 और कृष्णा सुप्ती, ये ज़िंदगी के हर एक पहलू को
बखूबी रखने का प्रयास किया। और इनकी भाषा तो आप जानते ही होंगे कि कृष्णा श्रुति का पंजाबी, उर्दू पंजाबी मिश्रित भाषा का वो ज़्यादातर प्रयोग करती है अपनी उपन्यास कहानी में। तो आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर आयोग ने लिया है और उसको था एक बार जान लेते हैं। ACE। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, ये सही है। अब C। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए भगत कबीर, ये भी सही है। न मैं अरबी न मैं लाहौरी, न मैं हिंदी शहर नागौरी, न मैं हिंदू तुर्क पिसौरी, न मैं रहदा विच नदौन, बुल्ला की जाने मैं कौन, ये भी सही है। मतलब ये गीत जो है इसमें है। और बाकी B और D ये जो है इसका इस मतलब जिंदगी नामा उपन्यास में ये वर्णित नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन जो है कहानी से है। तो आप देखेंगे कि उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि उसने कहा था कहानी काफ़ी चर्चित कहानी है और इसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1915 है। और ये सरस्वती पत्रिका, ये भी ध्यान पे रखेंगे, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, ये भी ध्यान पे रखेंगे। उसने कहा था, ये नाम का शीर्षक रखने का मतलब ही यही है कि ये एक प्रकार का मतलब वो प्रेम आत्म बलिदान की कर्तव्यनिष्ठ कहानी है, जिसमें एक मतलब लहना सिंह जब बच्चे में रहता है तो उसको एक मतलब सूबेदारनी से प्रेम हो जाता है। तो किसी कारणवश उसका प्रेम सफल नहीं हो पाता है। तो जब वो मतलब उसको किसी कारण से वो जान जब बचाती है तो कहता है कि तुम भी मतलब कभी मेरे पति और पुत्र को जान बचाना। यहाँ पे केंद्रीय पात्र में आप लहना सिंह याद रख सकते हैं, लहना सिंह। तो लहना सिंह जब वो जाता है मतलब सेना में भर्ती रहता है तो उसके पति और बच्चा जो बोधा सिंह रहता है उस दोनों को जान बचाता है। और यही कहता है कि मतलब उसने कहा था, मतलब बचपन में जो कही थी कि मेरे पति और बच्चे को जान बचाना, कभी ज़रूरत पड़े तो उसी को मतलब जान बचाते हुए अपनी जान को कुर्बानी दे करके अपने प्रेम को प्रूफ करने के लिए, या यूँ कहे कि प्रेम के साबित करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने जान की कुर्बानी दे देता है। इस कहानी यही जो भी अगर वर्तमान के दौर को अगर देखें तो जिस तरह से प्रेम को लोग मजाक और बिल्कुल एक वस्तुकरण कर दिया गया है, ये कहानी पढ़ने से ये ज़रूर सीख मिलती है कि प्रेम केवल मतलब दिखावे की चीज़ नहीं है, उसमें कुर्बानी, आत्म बलिदान और जो एक विश्वास होता है उसको कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रख करके ही प्रेम किया जाए तो प्रेम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो लेखक यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर प्रेम करें तो इस तरह का अपनी मतलब वचन निभाएं। तो अब पढ़ते हैं ये तो कि लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार थे। ये PYQ पहले भी पूछ चुका है 2020 में, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये लाइन बिल्कुल सही है। और आपको कह रहा है कि इसमें से सही उत्तर चुनने के लिए तो E किस ऑप्शन में है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें है। तो आप देख लेते हैं। लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, ऐसा लाइन नहीं है इसमें। सूबेदार ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। देखिए जैसे मैंने अभी बताया विषय, अभी यहाँ से क्वेश्चन आपका एक लाइन सही हो गया। E और C किस में है, E इसमें भी है और C इसमें भी है। तो आपका आंसर ये फिर कट गया। अब 50-50 तक आप आ गए। ये देखिए क्वेश्चन कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे ये सीखिए। और अब देख लेते हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदा पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। बिल्कुल ये भी सही है। BC यानी कि आपका 3 ऑप्शन होगा। 104 का 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही होगा। और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि
लोहर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। नहीं, ये नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आप लोग गौर करेंगे कि इसमें 2-3 जगह का शहर का स्थान का जिक्र है, वो आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शहर कौन कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्थान, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और आने की संभावनाएं भी है। एक अमृतसर, सेकंड लॉयलपुर और थर्ड बर्लिन, जो जर्मनी में है, उसको आप ध्यान पे रखेंगे। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहे थे 1914 में, उसके बेस पे प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पे ये कहानी लिखी गई, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें 2-3 व्यक्ति हैं, लहना सिंह, बजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, ये सब नाम आप याद रखें। सिंह वाला नाम इसमें जनरली यूज किया गया है पात्र के रूप में, आप लोग ये मोटा मोटी ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105 क्वेश्चन आज का। 105 क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी तो पता ही होगा आप लोगों को, बहुत प्रेमचंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। तो अब इसी के विषय में हमको मतलब सही उत्तर का चयन करना है, तो देख लेते हैं। इसमें से भी कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि इससे पहले भी PYQ में पूछे जा चुके हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, ये लाइन बिल्कुल सही है। इससे पहले भी PYQ में पूछा गया है आयोग के। देखिए कितना PYQ रिपीट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 2019 के 18 में इसी टाइप का पूछा गया है। ई सही है, यानी आपका एक ऑप्शन कट गया। महमूद ने सिपाही खरीदा, बिल्कुल ये लाइन सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन पूछा हुआ है। नूरे ने भिश्ती खरीदा, नहीं, नूरे तो भिश्ती नहीं, नूरे वकील खरीदता है। जब कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नूरे वकील खरीदता है, ये लाइन कट गया। सी किस किस में है, सी एक कट गया। और बी और ई इसमें भी है और इसमें भी, आप देख लेते हैं। हामिद को अपने अब्बाजान एवं अम्मी जान के न होने का बहुत दुख है। नहीं, ऐसा कहानी में नहीं है कि बहुत दुख नहीं है, इस तरह के लाइन का प्रयोग भी नहीं है। और देख लेते हैं, ए नहीं होगा तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 105 का 3। समी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है, बिल्कुल ये सही है। धोबिन और खजरी जो समी खरीदती है उससे वो चाहती है कि बदल ले, लेकिन वो नहीं बदलता है। उसको रुस्तमे हिंद कहता है, वो अपनी चिमटा को रुस्तमे हिंद कहता है। और ये कहानी पढ़ने से ऐसा मतलब महसूस होगा कि ये ईदगाह कहानी ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये आप लोग ध्यान पे रखें, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। और ये इस कहानी से प्रेमचंद जी ये संदेश देना चाहते हैं, इसका विषय ये है कि समाज में जब कोई गरीब मतलब बालक रहता है या गरीब परिवार रहता है, तो कैसे एक गरीबी के कारण एक बच्चा, मासूम बच्चा अपनी बचपना खो करके समय से पहले बुजुर्ग हो जाता है। तो इसलिए इस लाइन, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, विषय मतलब तो कैसे एक बच्चा मतलब समय से पूर्व बड़ा हो जाता है और अपना बचपना खो देता है, बिल्कुल इस पे ये कहानी फोकस है, केंद्र बिंदु में है। और ये कहानी जो है चांद पत्रिका में छपी हुई है, प्रकाशित हुई है, आप लोग ध्यान पे 1913, ये आप लोग टाइम पीरियड भी ध्यान पे रखेंगे। विषय तो आप लोग जान ही गए कि मतलब समाज में गरीबी और असमानता को फोकस करते हुए बच्चे के माध्यम से यहाँ पे प्रेमचंद जी समाज को मैसेज देना चाहते हैं। अब 106 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 106 क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? और यहाँ पे सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है आपको। तो भारत दुर्दशा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880 है। 6 अंक में ये नाटक बटा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और देख लेते तब अब इसमें इस नाटक का प्रकाशन इतना ईस्वी, देखिए ये गलत है, 1880। अब ये हम बताएं कि 1880, इसका ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये एक्चुअली ये PYQ है, ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष PYQ है और ये भी PYQ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे।
तो डी आपका कट गया। डी जैसे ही कटा देखिए आपका आंसर ही आ गया, यानी कि 2 आंसर। 106 का 2 आंसर। आप देख लेते हैं थोड़ा सा। इस नाटक के 5वें अंक में किताब स्थान, अंक का स्थान किताब खाना, बिल्कुल सही है। नाटक के सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, नहीं दूसरे अंक में नहीं, फौजदार का जो प्रवेश है वो तीसरे अंक में, ये ध्यान पे रखेंगे आप, तीसरे अंक। इससे पहले भी भारत दूरदर्शन में जो क्वेश्चन आए हैं PYQ में डिटेल एनालिसिस किया गया कि कौन से अंक में 6 अंक में कौन से अंक पे कौन सा स्थान है, ये मेरे द्वारा किया गया है। तो आप बिल्कुल जाइए वहाँ से इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। तो बी कट गया, तो आपका आंसर तो आ ही गया है। 106 का 2 बिल्कुल सही है। अपरस सुलह छून रची भोजन प्रीति छुरा यह समाज सत्यानाश फौजदार कहा गया, बिल्कुल कहा गया है। निर्लसता नामक पत्र तीसरे अंक में आते, बिल्कुल सही है। तो 2 जो देख लिए कि ये दूसरे अंक में नहीं रह करके ये इसका प्रकाशन वर्ष 1880, ये पे ध्यान। भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और इसकी एक अलग ख्याति बिल्कुल मंच पे रखती है और चर्चित है, सफल नाटक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 क्वेश्चन, आज का 107 क्वेश्चन। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए इसी टाइप का आपका ऑप्शन आयोग बना रहा है, तो आप लोग ध्यान, तैयारी बिल्कुल इसी नज़रिए से करना है। क्वेश्चन देखने का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी तैयारी उसी दिशा में करें। 107 तो देख लेते हैं। ये नाटक एक्चुअली एक परिवार में जो पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है उसके खोखलेपन को कहीं ना कहीं उजागर करते हैं। और ये मोहन राकेश, इसके लेखक है मोहन राकेश। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। 1969 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसमें इस नाटक में जो है ये रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही सफल नाटक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका विषय जो है दाम्पत्य संबंध का खोखलापन। बिल्कुल ये नाटक अभी देखा जाए तो समाज और परिवार के स्तर पे जिस तरह से हमारा परिवार में भी मतलब रिश्ते विघटन हो रहे हैं, टूट रहे हैं और हर पति पत्नी में तलाक हो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे थे, ये नाटक बिल्कुल उसी बेस पे बना हुआ है। और ये नाटक हमें लगता है समय के साथ साथ इसकी प्रासंगिकता बढ़ती ही जाएगी, घटने के बजाय बढ़ेगी, इसलिए ये नाटक बहुत सफल नाटक माना जाता है। तो आप देख लेते हैं। आधे अधूरे आज के जीवन का एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, बिल्कुल सही है। इसके पात्र स्थितियाँ एवं मन स्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। देखिए साथियों, जब मैंने बताया कि ये नाटक बिल्कुल सफल नाटक है, इसका हर एक चरित्र लगता है कि एकदम यथार्थ है, विश्वसनीय, क्योंकि इसमें कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, कोई एकदम लगता नहीं कि जादुई वाली बात है। बिल्कुल जैसा हम लोग ज़िंदगी अपने परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे महेंद्र और सावित्री जो 2 पुरुष, एक पुरुष 2 और पुरुष 3 के माध्यम से जो दिखाया गया है, बिल्कुल उसमें ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कटा हुआ है। बच्चे माँ से कटे हुए हैं, माँ जो है बच्चे से कटे हुए हैं, एक भाई बहन एक दूसरे से कटे हुए हैं, और पति पत्नी तो बिल्कुल कटे हुए हैं ही। इस नाटक को जब आप पढ़िएगा तब बिल्कुल एकदम लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके समाज की घटनाओं को वहाँ पे रखने का प्रयास किया गया, ऐसा आपको फील होगा। इसलिए ज़रूर पढ़ें एक बार इस नाटक को। तो सी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा करके बिल्कुल गलत कर दिया ऑप्शन को। तो सी 2 जगह है। अब देख लेते हैं। ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, बिल्कुल सही है। ये नाम भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे, ओम शिवपुरी। और बी और डी, बी डी किस किस में है? एक तो इसमें है, एक तो इसमें भी है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगा करके गलत कर दिया, ये भी लाइन गलत है, यानी ई भी कट गया, आपका आंसर 2 होगा। इसी तरह कुछ ऑप्शन को आप सही मानिए, कुछ ऑप्शन को गलत निकालिए और इसी तरह से एलिमिनेट करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए एग्जाम हॉल में। आप बिल्कुल विद इन टाइम एंड विद इन प्रेशर। यह नाटक मधुर विडम्बना कुछ सेकंड में, बिल्कुल ये लाइन सही है। A B D सही है और बाकी ये 2 गलत है।
गलत क्यों है ये भी पता चल गया आप लोगों को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 108 क्वेश्चन। 108 क्वेश्चन। अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। सही कथन आपको चुनना है और देख लेते हैं कि वह 108 में अंधा युग तो जानते ही हैं, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, धर्मवीर भारती। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये 1955 में इसका प्रकाशन वर्ष है और ये 5 अंक में विभाजित है। 5 अंक में ये नाटक खेला गया है। और ये नाटक जो है अंधा युग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये विभाजन मतलब ये युद्ध के त्रासदी को इसमें दिखाया गया, जिसमें महाभारत की घटनाओं को आधार बनाते हुए वर्तमान के जो युद्ध है उसको ध्यान में रखते हुए ये नाटक मतलब लिखा गया था धर्मवीर भारती के द्वारा, कि मतलब कैसे व्यक्ति अपनी सत्ता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते और मतलब लाखों करोड़ों जीवन को तहस नहस कर देते। बिल्कुल ये नाटक उसी पे केंद्र बिंदु पे लिखा गया है। अभी रसिया और यूक्रेन जैसे युद्ध हुआ तो इसमें कैसे एक युद्ध के कारण कैसे मतलब वहाँ के जनजीवन अब प्रभावित हुआ, उसको ऐसे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि युद्ध मतलब लेखक यहाँ पे ये विचार रखना चाहते हैं कि युद्ध किसी भी स्थिति में सही नहीं है, मगर युद्ध तभी किया जाए जब वो एकदम अनिवार्य हो, तब बिल्कुल वैसे सही नहीं माना गया युद्ध को, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे क्षति होती है। और आम लोगों के जीवन युद्ध में अगर देखा जाए तो बच्चे, महिलाएं, जो आम लोग होता है उससे उस श्रृंखला में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये भी आपको ध्यान पे रखना होगा। तो चलते हैं आप 5 अंक ये आप ध्यान पे रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नाटक 7 अंकों में बटा, देखिए मैंने बताया और देखिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। बी काटिए किस किस में है, एक में आपका एक ऑप्शन कट गया। धर्मवीर भारती के अनुसार काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया। बिल्कुल इसके लेखक धर्मवीर भारती है। देखिए एक किस में है, तीनों में है। इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन, बिल्कुल महाभारत को आधार के ऐतिहासिक घटना को आधार बना करके लिखा गया है। युद्ध के विभीषिका को यहाँ पे दिखाया गया है। लेखक प्रयास तीर्थ कृष्ण की मृत्यु क्षण तक है। ये लाइन सही है। ए और सी देखिए किस किस में है, ये ऑप्शन भी आपका कट गया, यानी ए सी है। अब ई डी देखो, दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना बिल्कुल सही है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तीसरे अंक नहीं है, इसमें चौथे अंक है। गांधारी का शाप जो है वो तीसरे अंक में ना होकर के बल्कि ये चौथे अंक में है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, चौथे अंक। इसका अंक जो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में मेरे द्वारा कराया गया है कि पहला में 5 अंक में कौन कौन से अंक है। पहला में कौरव नगरी है, सेकंड में पशु का उदय है, थर्ड में अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, और बीच में इंटरवल है पंख, पहिए और पट्टियाँ के माध्यम से, और फोर्थ में गांधारी का शाप है, 5 में विजय एक क्रमिक आत्महत्या है, और छठा में जो है वो समाप्त जो है प्रभु की मृत्यु से होता है। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 109 क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। तो अब देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपका सही है, 2 ऑप्शन कोई गलत है, उसको देखना है। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। तो जानते हैं कि हिंदी प्रदीप का इससे पहले भी EPYQ है, ये ध्यान पे आप लोग रखेंगे। EPYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र नहीं होकर के इसका जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट आप लोग ध्यान पे रखेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे मित्रों, साथियों, फ्रेंड्स जो भी हैं सब, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब बन जाएगा तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत मतलब आसानी होगी। तो सी हटाइए किस किस में है, सी इसमें है, सी इसमें है, डी ई दोनों में है, तो ये ऑप्शन होगा। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डी
डी ई तो होगा ही। अब ए भी पढ़ लेते हैं। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी, बिल्कुल सही है। और बी होगा, बी होगा तो यानी आंसर आपका 4 होगा। 109 का 4 आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना। देखिए और क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे ये बहुत मैटर करता है। बी डी ई। अब देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1852 में चुनार में उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले साथियों कि प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है वो 1852 में नहीं 1856 में हुआ था, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और चुनार नहीं, यहाँ पे उन्नाव जिला है, उन्नाव जिला, ये आप ध्यान पे रखेंगे। गलती क्यों आई ये तो पता चल गया। यहाँ पे 8052 नहीं मतलब बल्कि 8056 होना चाहिए। तो ए गलत हो गया, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी डी ई। अब चलिए पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक सही खोजिए, एक दो गलत खोजिए और बिल्कुल आंसर तक पहुँच जाइए एग्जाम हॉल में। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में। और आपको ये क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है, और क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 110 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कुबेर नाथ राय के निबंधों की विशेषताओं को संबंधित उपयुक्त कथन है। 110 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि ए सी डी। कुबेर नाथ राय निबंध को मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है, बिल्कुल सही है। कुबेर नाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, ये भी सही है। कुबेर नाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, ये भी सही है। कुबेर नाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते नहीं, एक पराश्रित विधा नहीं मानते हैं, ये गलत है। क्योंकि कुबेर नाथ राय के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये ललित निबंध के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ऐसा ये अपोजिट क्यों बोलेंगे इसके विषय में। कभी भी जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो उसके बारे में वो हमेशा अच्छी बात लिखेंगे, पॉजिटिव बात लिखेंगे। नेगेटिव बात क्यों अपना विचार रखेंगे। अगर नेगेटिव ही रहेगा तो वो उसको एक्सेप्ट क्यों करेंगे, अपनाएंगे क्यों। तो ये गलत हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे। कुबेर नाथ राय ललित निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते नहीं, यहाँ पे तुलना कर दिया है, गलत है। तो साथियों ये सीरीज आज का कंप्लीट हुआ। डिटेल एनालिसिस PYQ से सिलेक्शन तक का सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत था है और आगे भी इसी तरह रहेगा। बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने सोशल मीडिया का अगर आप जो भी यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं, बिल्कुल वहाँ पे भी आप अच्छे चीज़ों को दीजिए, बताइए, ताकि अच्छे चीज़ों की जानकारी मिलेगी, तभी लोग अच्छे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।